What is the difference between category management and merchandise management? Merchandise management. What is the difference between category management and merchandise management? Category management basically assorting the product which is available in the store फॉर सेलिंग, ठीक है। यानी कैटेगरी मैनेजमेंट उन प्रोडक्ट्स को जो एक बार स्टोर में पहुंच गए हैं उनको कैसे असॉर्ट करें, उनको कैसे डिस्प्ले करें, किसे अरेंज करें, किसे कस्टमर के लिए, किसके लिए करें अरेंज? फॉर द कस्टमर कन्वीनियंस। The way we are displaying the product, we are offering the product to sale, that is category management. When we are talking about the merchandise management क्या है? जहां पर we have to analyze that what is the requirement of the product in the store. Basically, it will determine right product at right time, at right place, at right quantity. ठीक है? So this is merchandise management. क्लियर हो गया? यहाँ पर दोनों में डिफरेंस समझ में आया? कैटेगरी मैनेजमेंट का मेन रीजन क्या है? व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ द कैटेगरी मैनेजमेंट? क्या है? वेरी गुड। नेक्स्ट, इन्वेंटरी कंट्रोल। वेरी गुड, प्रॉपर केयर। वेरी गुड। एनीवन एल्स? So basically the main focus जो है category management का is for increasing the sale and for the convenience of the customer. Earlier we discussed that अगर कोई प्रोडक्ट को आप प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं कीजिएगा, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो प्रोडक्ट अवेलेबल है स्टोर में वो कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। ऑर्गेनाइज स्टोर में ज्यादातर सेल्फ सर्विस कंसेप्ट चलता है। क्या कौन सा कॉन्सेप्ट चलता है? सेल्फ सर्विस कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशनल में तो आज भी इफ यू विल गो या इफ यू वांट टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द लोकल स्टोर, स्टिल दे आर गोइंग टू शो यू दैट प्रोडक्ट, बट दैट इज नॉट द सेम थिंग विद द ऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हर चीज अवेलेबल होगा, यू हैव टू गो, यू हैव टू टेक दैट प्रोडक्ट, यू कैन ट्राई, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस फॉर द क्लोथ्स आई एम सेइंग, राइट। सो इन द कैटेगरी मैनेजमेंट द फर्स्ट मेन फोकस किस चीज पे है? कस्टमर के कन्वीनियंस पे। इट्स नॉट अबाउट द रिटेलर्स कन्वीनियंस बट इट्स अबाउट द कस्टमर कन्वीनियंस। इंक्रीज होगा सेल, ठीक है। यू कैन मेंटेन द श्रिंकेज, यानी कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट को डिस्प्ले कीजिएगा, जितनी जल्दी अगर वो स्टॉक खत्म होता जा रहा है, वैसे ही आप स्टॉक को, यानी रिप्लेनिशमेंट सुना है? रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है भरना, उतना ही जल्दी वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, मतलब श्रिंकेज जो है वो कंट्रोल हो जाएगा, स्टॉक आपका बिल्कुल मेंटेन रहेगा, ठीक है। डिमांड को आप एनालाइज कर सकते हैं। कस्टमर के पास ऑप्शन होगा ब्रांड के बिटवीन में कंपैरिजन कर सके। अगर आपका असॉर्टमेंट ब्रांड के बेसिस पे रहे तो ब्रांड को आप इजीली एनालाइज कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो प्रोडक्ट्स को। आ रही है बात समझ में? तो दीज आर द बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैटेगरी मैनेजमेंट। आई गेस लिखवा दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ कैटेगरी मैनेजमेंट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटेगरी मैनेजमेंट? फर्स्ट इट इंक्रीज द सेल्स। इंक्रीज कैसे होगा सेल? बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट द कस्टमर्स आर एबल टू परचेज वट एवर दे नीडेड, ठीक है। टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, प्रोडक्ट को आराम से हम क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। तो इट मींस कि सेल्स क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? प्रॉपर केयर एंड डिवोशन फॉर ईच मर्केंडाइज। इट मींस दैट अगर मैंने पहले ही बताया था ना कि अगर मान लो कि मैं कोई भी क्लोथ का अगर एग्जांपल ले, तो इफ आई एम पेइंग 2000 रुपीज फॉर एनी क्लोथ, और अगर उसने स्टोर वाले ने मुझे दिया या वहां पर अगर रखा भी है और वो अच्छा नहीं है, इट्स नॉट लुकिंग लाइक दैट कि बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, डर्टी है, तो इन दैट सेंस आई एम नॉट गोइंग टू पे 2000 रुपीज फॉर दैट। ट्रू। सो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ केयर ऑफ द मर्केंडाइज बाय रिटेलर, यानी कि जो सामान आता है उसको एकदम से वैसे ही छोड़ दिया जाता है, हर एक प्रोडक्ट पे प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दिया जाता है, पाइल अप करके रख दिया जाता है, बल्क में करके रख दिया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन आपका मर्केंडाइज डैमेज हो सकता है। क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है, कलर फेड हो सकता है, मल्टीपल थिंग विल बी हैपन। आ रही बात समझ में? सो बिकॉज ऑफ द कैटेगरी मैनेजमेंट वी कैन गिव द टाइम टू हर एक पर्टिकुलर मर्केंडाइज के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना होता है? अरेंजमेंट करना होता है प्रोडक्ट को। क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट,
लेस इन्वेंट्री श्रिंकेज, श्रिंकेज का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री कम हो जाना स्टोर में, इन्वेंट्री कम हो जाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रिंकेज, व्हाई इट हैपेंड, हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। श्रिंकेज का मतलब क्या होता है, हिंदी में श्रिंकेज का मतलब क्या समझते हो, कोई चीज रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना, श्रिंक हो जाना, ठीक है। सो यहां पर जो श्रिंकेज का मतलब ये है कि बेसिकली प्रोडक्ट कब श्रिंक हो जाता है, जब आपने ये चीज एनालाइज नहीं किया कि आपके स्टोर में प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है, तब हो सकता है, ठीक है। या तो फिर कुछ भी डैमेज हो जाए प्रोडक्ट, या सेल करने लायक नहीं रहे, तो हो सकता है। तो जब आप प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली असॉर्ट करोगे, क्लासिफाई करोगे, कैटेगराइज करोगे, तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि कौन से कैटेगरीज में कब प्रोडक्ट श्रिंक हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज थर्ड पॉइंट, ये बेनिफिट है कि इससे श्रिंकेज जो है वो कम हो जाएगा, या वी कैन से कि वी कैन डू द श्रिंकेज कंट्रोल। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इनहांस द कस्टमर नॉलेज लेवल, ये लिखवाया था सारा पॉइंट ना, ठीक है, लिखिए इनहांस कस्टमर नॉलेज लेवल, इनहांस, यस रिशांत बोलो बेटा, लिख लिया पॉइंट, लिख लिया पॉइंट, मैम रिपीट कर दीजिए। इनहांस कस्टमर नॉलेज लेवल, इनहांस कस्टमर नॉलेज लेवल। अच्छा, नॉलेज, कस्टमर नॉलेज क्या होता है, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, कितना पढ़ा लिखा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, ये यहाँ पर वो बात नहीं हो रही है। एग्जैक्टली, प्रोडक्ट्स रिलेटेड, ब्रांड से रिलेटेड उस पर्सन को कितना नॉलेज है, एंड दैट कैन बी पॉसिबल व्हेन योर कैटेगरी मैनेजमेंट इज गुड, और वी कैन से दैट दे आर कैटेगराइज्ड इन द प्रॉपर वे। सो कस्टमर को नॉलेज होगा रिलेटेड विद व्हाट, रिलेटेड विद द क्वालिटी, दे कैन एनालाइज द क्वालिटी, प्राइस, प्राइस से रिलेटेड उनको नॉलेज हो सकता है, अवेलेबिलिटी से रिलेटेड नॉलेज हो सकता है। अवेलेबिलिटी से रिलेटेड नॉलेज का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट कौन सा अवेलेबल है स्टोर में, उससे रिलेटेड नॉलेज हो सकता है। तो कैटेगरी मैनेजमेंट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग द नॉलेज ऑफ द कस्टमर्स। क्लियर हो रहा बेटा, सबको समझ में आ रहा है। ओके, एक और पॉइंट है दैट इज मैक्सिमाइज शेल्फ, इट्स नॉट SELF, इट इज SHELF, ठीक है, शेल्फ इफिशियंसीज। अच्छा, इस शेल्फ इफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास रैक्स और रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, रैक्स और रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं, यानी कि आपने क्या, आपके जो फिक्सचर्स अवेलेबल हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिक्सचर्स, जो रैक बने होते हैं ना डिपार्टमेंटल स्टोर में या किसी भी रिटेल फॉर्मेट में, देखा है ना, रैक बना होता है, बहुत लंबा लंबा शेल्फ टाइप बना होता है, उसमें प्रोडक्ट जो है स्मॉल स्मॉल शेल्फ भी होता है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और शॉर्टेड होते हैं, यानी कि क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है, अरेंज्ड होते हैं। तो शेल्फ इफिशिएंसी को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा शेल्फ की एफिशिएंसी को। यानी प्रोडक्ट को अगर प्रॉपर्ली आप अच्छे से रखोगे तो शेल्फ को आप प्रॉपर्ली ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं कि 4 प्रोडक्ट रखा वो पूरा फुल हो गया, बिकॉज अच्छे से अरेंज करके नहीं रखा, है ना। इसीलिए आप लोगों ने एक चीज और नोटिस किया होगा कि जब भी आप इस तरीके के स्टोर में जाइएगा, जो आपके क्लोथ्स वाले जो स्टोर्स होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पर जो कस्टमर सर्विस के लिए वो जो लोग अवेलेबल होते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम कहते हैं, वो हमेशा प्रोडक्ट को अगर किसी ने देखा तो वापस से उसको सही करके वो वापस से रखते हैं, देखा है ये चीज, ताकि दूसरे कस्टमर्स को प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो ये भी शेल्फ इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए भी कैटेगरी मैनेजमेंट जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI क्या होता है, नहीं होता क्या है ये, फ्यूचर में जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वापस कितना परसेंट, वेरी गुड, एग्जैक्टली, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज की लाइक व्हाट एवर वी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कैपिटल जो भी हमने लगाया उसका वो कैसे हमें वापस लेना है। तो आपको तो पता ही है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो आपने कैपिटल लगाया होता है वो प्रोडक्ट के थ्रू आप क्या करते हो, वापस लेते रहते हो, लेकिन स्मॉल इंस्टॉलमेंट में। ऐसा नहीं कि एक बार में 5 करोड़ लगाया तो 5 करोड़ फर्स्ट ईयर में ले लेंगे, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट हमारा अल्टीमेट क्या होता है गोल, कि जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया वो पैसे आ जाए, तो कहीं ना कहीं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी इंक्रीज बिकॉज द सेल विल बी इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्लासिफाइज द परफॉर्मेंस
performance of the brand classifies the performance of brands as doing well, not doing well. Problem brands classifies the performance of brands as doing well, not doing well, problem brands etc. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि चूंकि हर एक स्टोर अपने अपने तरीके से प्रोडक्ट को कैटेगराइज करता है. अर्लियर भी आई टोल्ड यू अबाउट द विशाल, मेगा मार्ट, मैक्स ने क्या किया? जेंडर के बेसिस पे मैंने बताया था ना कि नीचे जो फ्लोर है वो किसके लिए है? मेंस वेयर के है बेसिकली, ठीक है. और थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए है. ऊपर में पूरा का पूरा एथनिक है, वुमेन. बच्चों के लिए भी इधर ही एथनिक के बगल में, नीचे सिर्फ मेंस वेयर है. और एक लास्ट में इधर है जो वो है आपका बोल सकते हैं वेस्टर्न वियर फॉर वुमेन. और ऊपर पूरा एथनिक है, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कोई आप बोल सकते हैं ना ब्रांड ये सब के बेसिस पे नहीं किया. उन्होंने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मैक्स जो है, मैक्स के अंडर में आपको मल्टीपल ब्रांड्स का ऑप्शन मिलता भी नहीं है, ठीक है. तो दे आर बेसिकली कैटेगराइज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द, बोल सकते हैं मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन. इस हिसाब से उन्होंने कैटेगराइज किया है. सम आर कैटेगराइजिंग व्हेन दे हैव मल्टीपल ऑप्शन. जैसे वेस्ट साइड है, दे हैव मल्टीपल ऑप्शन फॉर द ब्रांड, ठीक है. पैंटालून्स अभी ओपन होने वाला है, इनके पास ही मल्टीपल ऑप्शन है. बेली रोड में ओपन होने वाला है, ठीक है. तो अब यहाँ पर जो भी ब्रांड के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है, तो कहीं ना कहीं रिटेलर ये एनालाइज कर सकता है कि कौन सा ब्रांड का सबसे ज्यादा सेल है. एनालाइज कर सकता है कि कौन से ब्रांड से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहा है और कौन से ब्रांड से प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है. कौन से ब्रांड से सबसे ज्यादा कंप्लेन आ रहा है, यानी कौन से ब्रांड, मतलब कौन से कैटेगरी, अगर ब्रांड के हिसाब से कैटेगरी तो कौन से कैटेगरी से सबसे ज्यादा कंप्लेन आ रहा है. तो ये एनालाइज करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है. फाइनली वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन से हमें अगर रिमूव भी करना पड़े कोई पर्टिकुलर कैटेगरी को, तो कौन सा ब्रांड हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है. तो और किसका बहुत ज्यादा डिमांड हाई है. मान लीजिए एग्जांपल में लिवाइस का जीन्स का डिमांड बहुत हाई है, तो वी कैन बेसिकली ग्रो, या फिर बोल सकते हैं वी कैन बेसिकली क्या कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं कैटेगरी को विद दैट प्रोडक्ट या विद दैट ब्रांड. उस ब्रांड से जहां पर हम कुछ ऑप्शनल या बहुत कम ऑप्शन के प्रोडक्ट्स रख रहे थे, वही लिवाइस के हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्या करने लगेंगे, ऑफर करने लग जाएंगे, बिकॉज उसका डिमांड ज्यादा है. आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम ब्रांड है, यानी ब्रांड से जो प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कंप्लेन आ रहे हैं कस्टमर्स के, इजिली एनालाइज कर सकते हैं. क्लियर हो गया? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वन. अच्छा, कैटेगरी मैनेजमेंट के प्री रिक्विसाइट से इसेंशियल क्या है, मतलब क्यों जरूरी है कैटेगरी मैनेजमेंट करने का, ठीक है. तो बेनिफिट्स और फायदे तो पता लग ही गए, तो इसलिए भी जरूरी है कैटेगरी मैनेजमेंट करना. उसके अलावा अगर एक नॉर्मल टर्म में देखा जाए कि कैटेगरी मैनेजमेंट कौन इफिशिएंट होता है, यानी कौन सा कैटेगरी मैनेजमेंट बेटर है, ठीक है. तो पहली चीज कि कैटेगरी शुड बी डिवाइडेड एंड अरेंज एज पर कंज्यूमर्स ईज, यानी कंज्यूमर के लिए जो चीज इजी हो उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट को अरेंज करना चाहिए. आप लोग में से बहुत लोग जब डिपार्टमेंटल स्टोर या बिग बाजार जाते हो, ठीक है, या बहुत सारे मार्ट खुल गए अब तो, है ना. तो आप लोग में से सबने नोटिस किया होगा कि अगर एक जगह पे ग्रोसरी आइटम्स है, ठीक है, और उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऑप्शन है, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में भी है, लार्ज, उसको बोलते हैं ब्रांड फ्लैंकिंग, ठीक है. अगर बोल सकते हैं ना फ्लैंकिंग, तो इसमें क्या होगा, अगर छोटे भी प्रोडक्ट है, छोटे बोल सकते हैं वेट और कम प्राइस वाले, उससे भी बड़े हैं, फिर उससे भी बड़े, ये सब चीज ज्यादातर हॉर्लिक्स वगैरह में आपने देखा होगा. 1 kg का भी एक पैकेट है, 2 kg का भी, हाफ kg का भी. तो इस तरीके के प्रोडक्ट को आपने नोटिस किया है कि किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, किस तरीके से अरेंज किया जाता है. सबसे बड़ा प्रोडक्ट सबसे पीछे होगा, ठीक है, उसके आगे छोटा, और उससे भी आगे उससे भी छोटा. सो व्हाई दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज मेड, बिकॉज कस्टमर इज एबल टू अंडरस्टैंड कि इसमें कौन कौन सी वेराइटीज अवेलेबल है, और अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन बेसिकली कंपेयर ऑल दोस 3 प्रोडक्ट कि 1 kg वाले में बेनिफिट है, 2 kg वाले में या हाफ kg वाले में.
ठीक है। और जो जैसे मान लीजिए कि कोई सिंगल पर्सन रह रहा है, तो उसको मान लीजिए हाफ ही केजी वाला हॉर्लिक्स का पैकेट चाहिए, तो वाई अगर उसको दिखेगा नहीं, सबसे पीछे अगर उसको रख दिया तो दिखेगा ही नहीं, खरीद नहीं पाएगा। तो कस्टमर के लिए इजी होना चाहिए, जो आपका अरेंजमेंट है वो किसके लिए इजी होना चाहिए, कस्टमर के लिए। अगर रिटेलर अपने पॉइंट से सोचेगा तो उसके लिए ज्यादा बेनिफिट कौन से पैकेट को सेल करने में होगा, 2 kg वाले में, तो वो तो उसको आगे रख सकता है ना, बट नॉट, ही इज नॉट डूइंग दैट, बट ही इज बेसिकली शोइंग दैट एवरी क्वांटिटी इज अवेलेबल इन द स्टोर, whatever you want, it is that is totally your choice, है ना। तो यहां पर कस्टमर के हिसाब से अरेंजमेंट कीजिए। सेकंड, कस्टमर मैनेजमेंट ऐसा कीजिए कि यूनिकनेस और डिस्टिंक्शन हर एक प्रोडक्ट में दिखे। मतलब समझ में आई बात? यूनिकनेस और डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्ट में अंतर क्या होगा? बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि पिकल के 2 डब्बे हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब है कि अब मिक्स्ड है एक, और एक पर्टिकुलर वन टाइप है, बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, तो उसको वो डिफरेंस दिखना चाहिए कि दोनों प्रोडक्ट जो है भले सेम कंपनी का बट अलग अलग है, ठीक है, और दूसरे ब्रांड के साथ वो कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो यूनिकनेस आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, एक्सट्रीम मिक्सचर ऑफ ब्रांड, ये कभी नहीं करना चाहिए। एक्सट्रीम मिक्सचर ऑफ ब्रांड यानी अलग अलग ब्रांड को एक ही जगह पे एक ही स्लॉट में रख दिया, वो कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्राई टू मेंटेन द कस्टमर रिलेशनशिप विद द कस्टमर रिलेशन, ठीक है। ट्राई टू मेंटेन द कस्टमर रिलेशन दैट इज गोइंग टू हेल्पफुल फॉर द ब्रांड, बोल सकते हैं आपके प्रॉफिट के लिए भी बेनिफिशियल है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब कस्टमर से रिलेशन बेटर होगा तो इससे आपका सेल्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, और साथ साथ में हो सकता है बिकॉज यू आर मेंटेनिंग अ हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द कस्टमर, वो अपने आप भी बहुत सारे प्रोडक्ट को खुद से देखना चाहे, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि हर एक के लिए वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को बुला रहा है, he will try to don't disturb the sales representative as well, but ऐसा ऑप्शन वो देते नहीं है, लेकिन ये अपने आप सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन ये चीज अगर कस्टमर रिलेशन बेटर नहीं है तो हो सकता है ये माइट बी पॉसिबल कि कैटेगरी डिवीजन जो होना चाहिए दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टाइप, यानी प्रोडक्ट कौन कौन से टाइप का है। ग्रोसरी आइटम्स में क्या क्या है, जैसे पैकेज्ड आइटम है, देखा है ना बिग बाजार में एक जगह पैकेज्ड आइटम है और एक जगह इन बिटवीन सारे खुले वाले प्रोडक्ट हैं जो पैकेज्ड आइटम नहीं है, ठीक है, जिसको वेट करके प्रोवाइड करना होता है, तो दैट इज इन बिटवीन। और बाकी पैकेज्ड आइटम अलग अलग तरीके से है, मिक्सचर का एक स्लॉट बना हुआ है, बिस्किट्स का एक स्लॉट बना हुआ है, फिर टी, टाइप्स ऑफ टी का एक स्लॉट है, डिटर्जेंट का एक स्लॉट है। तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से कैटेगराइज कीजिए। सेकेंड, स्पेस देख लीजिए कि आपको कौन सा स्पेस, जो शेल्फ बनवाया अगर वहां पर वो ज्यादा स्पेशियस है तो वहां पर वो प्रोडक्ट को रखिए जो ज्यादा स्पेस लेता है। अरे बात समझ में, जैसे स्पेस जो ज्यादा ले रहा है वैसे शेल्फ बनवाइए जिसमें आप उसको यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े कारपेट जो होते हैं या फिर कर्टेन्स होते हैं, बेडशीट्स, ये सारे क्या होते हैं, ज्यादा स्पेस टेकिंग होते हैं। फिर आपका ब्लैंकेट हो गया, दीज आर द, तो इनके लिए आप एक ऐसा पोजीशन इनको दीजिए, ऐसा स्पेस दीजिए जहां पर ये शेल्फ पे आराम से अरेंज हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी और एंट्री के साथ अगर कोई कस्टमर एंटर कर रहा है स्टोर में तो वहां सबसे पहले उसको क्या नजर आना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट जो बेटर है उसको उस हिसाब से आप कैटेगराइज कीजिए। खैर डिपार्टमेंटल स्टोर में तो आप जैसे ही एंटर करोगे, बिग बाजार में सबसे पहले क्लोथ्स नजर आता है, वही नजर आता है ना। उसके बाद फिर ऊपर पूरा का पूरा ग्रोसरी आइटम है, इन बिटवीन दैट स्टेयर्स बहुत सारे आपके बोल सकते हैं हाउस होल्ड आइटम मिलेंगे आपको, छोटे छोटे हाउस होल्ड आइटम, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्पेस आई गेस दे जस्ट अरेंज द प्रोडक्ट इन दैट वे, ठीक है। और एक और भी चीज है, क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा आइटम होता है तो हम नॉर्मली जब स्टोर में जाते हैं तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं, इसीलिए जब वो बीच में रहेगा तो हम चलते चलते भी उस पर नजर हमें आ जाता है, दिख जाता है। देखा होगा आपने, एक और स्ट्रैटेजी में बताती हूँ, POS सुना है, पॉइंट ऑफ सेल, नहीं सुना है? अच्छा, बिलिंग काउंटर देखा है? तो बिलिंग काउंटर पे भी देखा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स छोटे छोटे रखे होते हैं, वो क्यों रखे होते हैं? दैट इज बेसिकली फॉर अट्रैक्टिंग द चिल्ड्रेन,
ठीक है, फॉर इम्पल्स परचेज। क्लियर है? चलिए, कैटेगरी मैनेजमेंट के स्टेप्स, कैटेगरी, अच्छा क्लियर हुआ तुम लोग को जितना भी बताया? समझ में आया? रश्मि, कैटेगरी मैनेजमेंट प्रोसेस, व्हाट आर द वेरियस प्रोसेस ऑफ कैटेगरी मैनेजमेंट? कैटेगरी मैनेजमेंट प्रोसेस. So first one is category definition. The first one is category definition. I already elaborated that what is category definition. बताया था मैंने category definition. What is category definition? Category definition में क्या होता है कि here we are going to define the category. Here we are going to define the category. ठीक है, यहाँ पर we are going to classify the stores product according to the category. ठीक है, यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि इस प्रोडक्ट को यहाँ इस कैटेगरी में रखना है, इस प्रोडक्ट को इस कैटेगरी में रखना है, लाइक दिस. क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू, शॉर्टकट में बुक में अच्छा दिया हुआ है, आइडेंटिफाई करना है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के कैटेगरी को, और कैटेगरी के भी सब कैटेगरी को, कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरीज जो अवेलेबल है उसको आइडेंटिफाई करना है. उसके अलावा वी कैन डू द सेगमेंट. सेगमेंट यानी कि खंड बनाना. यहाँ पर वी आर गोइंग टू डिवाइड द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कैटेगरी. वी हैव टू डिफाइन व्हाट आर द प्रोडक्ट्स अवेलेबल, और इन सारे प्रोडक्ट के लिए हमें कैसे कैटेगराइज करना है प्रोडक्ट को. लाइक स्पेशलिटी स्टोर के लिए दिस इज वेरी इजी. स्पेशलिटी स्टोर के लिए दिस इज वेरी इजी बिकॉज दे आर बेसिकली डीलिंग विद 2-3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट लाइन, है ना. लेकिन द सेम थिंग इज नॉट विद द डिपार्टमेंटल स्टोर और एनी अदर स्टोर हु इज डीलिंग विद द मल्टीपल प्रोडक्ट्स. सो फॉर देम दैट इज द टाइम टेकिंग सिनेरियो. हियर दे हैव टू डिफाइन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट को कहाँ रखना है, किस तरह कैटेगराइज करना है, तो डिफाइन करना है पहले कैटेगरी को. ठीक है, नेक्स्ट और कैटेगरी को ऐसे आप नंबरिंग भी कर सकते हो. लाइक फॉर द एग्जांपल सोप्स फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड डिटर्जेंट, इस तरफ आगे की तरफ ईटिंग वाले सारे जो आपके बिस्किट्स हैं, मिक्सचर्स हैं. अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया है कि मिक्सचर बिस्किट्स बहुत ज्यादा नियर बाई होता है चॉकलेट्स, मिक्सचर बिस्किट्स. ठीक है, ये ऐसे क्यों स्लॉट किया जाता है? बिकॉज ये सारी ईटिंग वाले जो भी आइटम्स हैं वो एक जगह पे आ जाए. ठीक है, सो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कैटेगरी को, क्लासिफाई करेंगे स्टोर के प्रोडक्ट को, और बेसिकली यूजेस ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से हम कैटेगरी बनाएंगे. जैसे डिटर्जेंट, सोप और विम बार जो आपका बेसिकली यूटेंसिल्स के लिए होते हैं. वॉशिंग जो भी मटेरियल्स हैं वो एक तरफ है ना, और दूसरी तरफ सारी ईटिंग के आइटम्स, यानी जो प्रोडक्ट जिस तरीके के यूज का है उस हिसाब से हम उस प्रोडक्ट को रखेंगे. जो भी आपके ज्यादातर ग्लास आइटम्स होते हैं, यानी कांच के जो आइटम्स होते हैं जिसमें इटेबल, जैसे हनी वगैरह आता है कांच में, तो देखिएगा वो हमेशा नीचे वाले शेल्फ में होता है. देखा है, नीचे वाले शेल्फ में होता है. वाई? हाँ, बहुत सारे स्टोर में, लेकिन अब तो खैर अवेलेबिलिटी होता है उस हिसाब से भी. लेकिन मैं एक नॉर्मल टर्म बता रही हूँ कि बेटर वही है कि दैट शुड बी अरेंज्ड इन द बिल्कुल सबसे लोएस्ट शेल्फ में, है ना. नेक्स्ट वन इज कैटेगरी मैनेजमेंट. कैटेगरी डेफिनेशन क्लियर हो गया? पहले डिफाइन करना है क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, कैसे कैटेगराइज करेंगे सब कैटेगरी, और कैसे क्या क्या प्रोडक्ट का क्या क्या यूज है, उस हिसाब से कैटेगराइज करना है प्रोडक्ट को. पहले डिफाइन कर लिया प्रोडक्ट को जो भी अवेलेबल है. क्लियर? लास्ट बेंच, तुम तीनों को समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अच्छा यहाँ पर देखो ऐसे एक चीज लिखा हुआ भी है कि हम लोगों ने देखा है कि वेजिटेरियन आइटम्स और नॉन वेजिटेरियन आइटम्स के साथ भी कई बार होता है कि वेजिटेरियन आइटम्स को हमने एक तरफ शेल्फ में रखा, दूसरे तरफ नॉन वेजिटेरियन आइटम्स को. ये भी होता है ना. दैट इज इवन ऑल्सो, मतलब जो आपके नॉन वेज आइटम्स होते हैं, ठीक है, सुपरमार्केट्स में तो होता है ना नॉन वेज, सो उसका अलग शेल्फ होता है और वेजिटेरियन का अलग शेल्फ होता है ना. चलिए, और देखा होगा कि जो बेकिंग आइटम्स हैं, चॉकलेट के साथ साथ जो कोको पाउडर, चॉकलेट्स, या फिर केक मेकिंग प्रोडक्ट्स, या फिर बोल सकते हैं ना कि बोलते हैं ना मिक्स, जो क्या बोलते हैं, रेडीमेड मिक्स जो आते हैं, जैसे गुलाब जामुन के, ये सब के जो आते हैं रेडीमेड में, MTR के आते हैं, तो वो एक जगह पे. सो लाइक दिस वी आर गोइंग टू कैटेगराइज. वी आर डिफाइनिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस. पहला तो ये हो गया, क्लियर हो गया. सेकेंड पॉइंट कैटेगरी रोल. कैटेगरी रोल, ठीक है, कैटेगरी रोल. सो ROLE, कैटेगरी रोल. सो कैटेगरी रोल क्या होता है?
नेक्स्ट पॉइंट, कैटेगरी रोल। तो कैटेगरी रोल में हम डिफाइन करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस कैटेगरीज, यानी हर एक कैटेगरी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कौन सा प्रोडक्ट जो है वो हम पहले अवेलेबल करवाना है आपके कस्टमर को। तो जैसे एग्जांपल के लिए अभी क्या आ रहा है, विंटर लगभग अप्रोच क्या आ ही चुका है, विंटर आ चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में इस टाइम पे लोगों का डिमांड किस चीज का होगा, विंटर क्लोथ्स का डिमांड है। तो हम पहले देखेंगे कि इंपॉर्टेंस किस चीज का है, आपके नॉर्मल जो क्लोथ्स है उनका या विंटर क्लोथ्स का। तो हम क्या करेंगे कि पहले विंटर क्लोथ्स को स्टार्टिंग में, यानी जो स्टोर है उसमें सबसे पहले हम विंटर कलेक्शंस को ज्यादा क्या करेंगे, ऑफर करेंगे, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस अभी ज्यादा है। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो कैटेगरी रोल में हम हर एक कैटेगरी का रोल डिफाइन करेंगे, किस कैटेगरी का क्या रोल है, इसका क्या रोल है, कौन ज्यादा बेनिफिशियल है, कौन सा जो है जिसकी अभी रिक्वायरमेंट और डिमांड कौन सी कैटेगरी का ज्यादा है। आ रही बात समझ में। सॉरी, जैसा आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि धनतेरस आता है तो किस चीज का डिमांड सबसे ज्यादा हाई होता है, यूटेंसिल्स का, ज्वेलरी आइटम्स का। तो ज्वेलरी आइटम्स तो खैर अलग ही एक्सेप्शनली केस हो गया, ज्वेलरी के स्टोर अभी तक तो बहुत रेयर ऐसे स्टोर है जो ज्वेलरी आइटम्स, एक्सपेंसिव ज्वेलरी रखता है अपने स्टोर में, वो तो खैर अलग बात हो गया। लेकिन अगर आप यूटेंसिल्स की बात करो तो दैट इज अवेलेबल इन द बिग बाजार। तो वो क्या करते हैं, उसको सबसे आगे की कैटेगरी में, यानी सबसे आगे उसको डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। सही बात है या नहीं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कैटेगरी रोल, जिसका डिमांड ज्यादा रहेगा, जिसका सीजन रहेगा, जिसका ओकेजन रहेगा, जिस प्रोडक्ट का आपको लगता है ज्यादा डिमांड रहेगा, तो उसको हम उस हिसाब से इंपॉर्टेंस देंगे और प्रायोरिटी देंगे। तो दिस इज वी आर गोइंग टू डिफाइन इन द कैटेगरी रोल प्रोसेस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज, मतलब here we are identify the role and importance of each and various categories whatever is the available, ठीक है। Next one is, and we are going to show a display for the convenience, seasonal demands, clear है। next point, next one, category assessment, category assessment, seasonal categories, so many categories are given। ये रोल में ना बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे मैंने बोला था आपको कि रोल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। डेस्टिनेशन कैटेगरी बुक में दिया हुआ है ना, डेस्टिनेशन कैटेगरी। डेस्टिनेशन कैटेगरी क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि रिटेलर खुद से पोजीशन करता है, ध्यान देना, इट इज यूज्ड बाय द रिटेलर। लिख लो, ये प्रॉपरली बुक में अगर नहीं दिया है तो इसको लिखो, छोटा छोटा पॉइंट। इसमें एक डेस्टिनेशन दिया हुआ है, इट मे बी कैटेगरी रोल में, इट मे बी डेस्टिनेशन, रूटीन, सीजनल एंड कन्वीनियंस। तो ये क्या है, तो डेस्टिनेशन कैटेगरी क्या होता है ये देख लो, रोल में आएगा ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट ही बता रही हूँ, थर्ड में मूव ऑन नहीं किया अभी। डेस्टिनेशन कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि इट इज यूज्ड बाय द रिटेलर्स बाय पोजीशन देमसेल्व्स as the most favorite stores, as the most favorite stores of customers through combining the attributes of several categories of store. It is used by retailers to position themselves as most favorite store of the customers through combining the attributes of the several categories of the store. ठीक है, the size of mass merchandiser, the variety of scope of departmental store, the low price of discount store. यहाँ पर मेन कस्टमर को हमेशा वो स्टोर में आते रहें, तो रिटेलर क्या करते हैं, रिटेलर यहां पर क्या करेंगे, चुप रहो भी एकदम, कुछ पूछना है, दोबारा लिखना है, लिखो। इट इज यूज्ड बाय रिटेलर्स टू पोजीशन देमसेल्व्स एज द मोस्ट फेवरेट स्टोर्स ऑफ कस्टमर्स थ्रू कंबाइनिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ सेवरल कैटेगरीज ऑफ स्टोर।
सेवरल कैटेगरीज ऑफ स्टोर, यानी कि आप अपने रिटेल स्टोर को इस तरीके से पोजीशन दीजिए, इस तरीके का स्टोर बनाइए कि जहां पर आपके कस्टमर आपका इमेज एक बिल्ड करे, बनाए। कैसा इमेज बना सकते हैं कि यू आर द बेसिकली बोल सकते हैं द साइज ऑफ अ मास मर्केंडाइजर, यानी आपके पास मल्टीपल वेराइटीज का ऑप्शन रहता है। ऐसा हम सोचते हैं ना कि नहीं, वो वाला स्टोर जाएंगे वहां पर बहुत ज्यादा वेराइटीज रहता है, ठीक है। तो आपने एक ऐसा पोजीशन क्रिएट किया कैटेगरी के थ्रू, जिसकी वजह से आपका एक पोजीशन क्रिएट हो गया किसके माइंड में, कस्टमर के माइंड में, ठीक है। या फिर आपके बारे में कस्टमर क्या सोच सकता है कि वेराइटीज अवेलेबल है, मास मर्केंडाइज है, लो प्राइस पे प्रोडक्ट आप देते हो, तो हर एक कंपनी का, हर एक रिटेल स्टोर का एक इमेज होता है दिमाग में। तो ये बिल्ड होगा डेस्टिनेशन कैटेगरी के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है रूटीन कैटेगरी। रूटीन कैटेगरी में बेसिकली हम क्या प्रेफर करते हैं, जो डे टू डे वाले आइटम्स वगैरह जो हम अवेलेबल करवाते हैं, तो दैट कम्स अंडर द रूटीन कैटेगरी। रूटीन कैटेगरी में यहाँ पर डे टू डे लाइफ वाले, रेगुलर बेसिस वाले या हैबिट वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। और प्रोडक्ट जो है वो प्लेस होगा कैसे, जैसे रूटीन कैटेगरी में क्या क्या चीजें आ सकती है, शेविंग क्रीम, ठीक है, हेयर ऑयल, शैम्पूज, टूथपेस्ट, ठीक है, और आजकल तो जिम वाले भी आइटम्स आने लगे हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे, रूटीन कैटेगरी में। तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जो आपका डेस्टिनेशन कैटेगरी का यूटिलाइजेशन है वो तब है जब आप ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करें जिसमें आप मास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करवा सकते हैं, जैसे क्लोथ्स, उसमें वेराइटीज आप दे सकते हैं, ठीक है। रूटीन कैटेगरी वाले वो सारे आएंगे जिसमें आपका डे टू डे वाले प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी होती है। जैसे कि आपका बोल सकते हैं इसमें सर्विस की कैटेगरी ज्यादा है, जैसे कि आपका जिम हो गया, हेल्थ सेंटर्स हो गया, ठीक है, फिर आपका पोस्ट ऑफिस हो गया, कुरियर हो गया, छोटा मोटा किराना स्टोर हो गया। तो खैर किराना स्टोर तो इतना ऑर्गेनाइजिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रूटीन कैटेगरी। मतलब आपके स्टोर के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से जब आप कैटेगराइज करते हो प्रोडक्ट को, यानी रोल उसका यही है, प्रायोरिटी के बेसिस पे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज कैटेगरी असेसमेंट। इसका मतलब क्या होगा, असेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड तो बहुत जाना पहचाना है। एसेस मतलब कि आपका परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, है ना। लाइक असेसमेंट अगर आपका हुआ तो जैसे अगर किसी का 20 में 10 मार्क्स आया तो समझ गए कि ये इसका परफॉर्मेंस अभी कितना है, 50% पे, ठीक है। सो द सेम थिंग इज हैपन इन द कैटेगरी असेसमेंट। इन द कैटेगरी असेसमेंट क्या चीजें हैं, एनालाइज करेंगे हम करेंट परफॉर्मेंस को। किसको एनालाइज करेंगे, करेंट परफॉर्मेंस को, और देखेंगे कि हमें सेगमेंट के बेसिस पर कौन से सेगमेंट से कितना रिटर्न मिल रहा है। अरे बस समझो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी नोटिस करोगे कि आपका कस्टमर वैल्यू क्या है, सेल कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, हर एक कैटेगरी के हिसाब से। तो कैटेगरी असेसमेंट में क्या होगा, वी आर बेसिकली यहाँ पर एनालाइज करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है, वीकनेस को, स्ट्रेंथ को, कौन सा कैटेगरी बेटर परफॉर्म कर रहा है, किससे ज्यादा सेल हो रहा है, किससे सेल कम हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी एनालाइज कर सकते हैं ना, अगर इस कैटेगरी में सेल कम हो रहा है तो आगे फ्यूचर में सेल होगा या नहीं होगा, वी कैन एनालाइज थ्रू दैट, ठीक है। तो ये आपका आएगा किसमें, असेसमेंट में। और यहाँ पर दो चीजों पे हम और भी ध्यान देंगे। क्या, दो क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन ये आएगा कि विच कैटेगरी इज जनरेटिंग द एडिशनल प्रॉफिट फॉर द स्टोर। तो यहाँ पर हम ये चीज पे फोकस करेंगे कि हमें एडिशनल प्रॉफिट कौन से कैटेगरी से ज्यादा प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। और सेकंड ये आएगा कि कौन सा एरिया जो है जिससे, वही फर्स्ट आएगा कि एडिशनल मतलब किससे आ रहा है आपका प्रॉफिट हो रहा है, जनरेट हो रहा है प्रॉफिट, और कौन से कैटेगरी में हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है ताकि प्रॉफिट जनरेट ज्यादा हो। आई बात समझ में। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर इसी के थ्रू मिलेगा। पहला नेक्स्ट पॉइंट इज कैटेगरी असेसमेंट। तो कैटेगरी असेसमेंट क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या चीजें होती हैं, परफॉर्मेंस, सेल्स, प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन, फिर कितना है, कौन सा कैटेगरी बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा है, किसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, किससे हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। सेल्स कितने किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू एनालाइज इन द कैटेगरी असेसमेंट। द फोर्थ पॉइंट इज कैटेगरी स्कोर कार्ड। कैटेगरी स्कोर कार्ड, ठीक है।
कैटेगरी स्कोर कार्ड का मतलब ये है कि कैटेगरी असेसमेंट से तो हमें रिजल्ट मिल गया, अब कैटेगरी स्कोर कार्ड के थ्रू हम बेसिकली डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा मेजर लें। यानी मान लो कि मैंने क्या एग्जांपल में दिया कि टीचर ने अगर एग्जाम लिया और उसमें बच्चों के मार्क्स से 0 आते हैं, 2 आते हैं और किसी बच्चों के 20 आउट ऑफ 20 आते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो जो 20 आउट ऑफ 20 वाले हैं वो तो इफिशिएंट बच्चे, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस बेटर है, बट जिनका मार्क्स 0 या 2 आया है, अब मुझे इस पे ध्यान देना है, दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज इन द कैटेगरी असेसमेंट, ठीक है। बट इन द केस ऑफ द कैटेगरी स्कोर कार्ड, what kind of measure I need to take to improve the performance of those students, that we are going to determine in the category scorecard। यानी कौन सा मेजर लूं, एक्स्ट्रा क्लास लूं, ज्यादा से ज्यादा नोट्स प्रोवाइड करूं, आ रही बात समझ में, ठीक है, या फिर उनके पेरेंट्स से बात करूं, लाइक दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी जो होगा वो मेरे सामने, किसी टीचर के सामने हो सकता है, अब उसमें से वो कौन सा मेजर अडॉप्ट करेगा। So that is we are going to understand in the category scorecard that retailer is going to take what measure to improve the performance of the weak categories। Clear हो गई बात, समझ में आया? In the next class we are going to do the other points in this, and then after that we are going to do the 3 topic: cost control, ठीक है, shrinkage controls, ठीक है, merchandise planning भी करवा दिया था ना, ठीक है। Okay, see you all in the next class.